Today I'm going to start with history chapter, Nazism and the rise of Hitler. This is the chapter's name, and I would request all of you to be very attentive because it's a history chapter first of all. But yes, it is very interesting also. Like if you look into the other chapters of history, उससे ये chapter बहुत ही interesting है. एंड वेरी बहुत क्यूरियोसिटी भी रहती है कि व्हाई इट हैपेंड. टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स summary, and as usual, as I do, I'll be taking the chapter along with NCERT for better explanation. Now, first of all, let us come to what is this chapter about. ये chapter किसके बारे में है, क्यों है? हम लोग सब जानते हैं, मतलब हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, everyone knows about Hitler. मतलब हमारे लिए a person who is very strict, हम उसको जो है हिटलर का नाम देते हैं. कोई भी होता है, मदर फादर फ्रेंड्स, या फिर कोई भी खड़ूस होगा तो हम कहते हैं यार वो ना हिटलर है. तो the synonym of Hitler is, हिटलर का मतलब होता है a person who is very very strict. तो क्यों ऐसा क्यों है, मतलब what Hitler did, किस कंट्री को वो रूल करता था, what made him become the leader of that country, जब वो वहां पर था तो उसने क्या चेंजेस किए थे. लाइक हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में टेरर जो है रीन ऑफ टेरर पढ़ा था 1793 टू 1794 को, लेकिन वो सिर्फ एक 1 ईयर था. लेकिन यहाँ पर वी आर गोइंग टू थिंक, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नंबर ऑफ ईयर्स. तो क्या हुआ था, तो लेट अस 2022 से हम लोग वापस थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में चलते हैं. वी वुड मूव बैक टू 1918 के आसपास हम चल रहे हैं. The very first World War took place between 14 to 18. याद रखना, these are all the questions which will be coming in your papers. The First World War 1914 to 1918. This was the period of World War I. अब जर्मनी, उन जमाने में क्या था बच्चा, यूरोप का मतलब था यूरोप के अंदर फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, they were very very powerful. अब हमारे को प्रशिया जो है हमारे मैप में दिखाई नहीं देता. Now we cannot see Prussia on the map, but उस वक्त में प्रशिया was there as a map. तो these were one, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ये सब बहुत पावरफुल थे. बाकी जो आपके छोटे छोटे से एरियाज थे लाइक सर्बिया, ग्रीस, मर्सिडोनिया, इटाली, पोलैंड, ये सब छोटे थे. नाउ द जर्मन जो थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, दे वर इन द एक्सिस साइड. एक्सिस का मतलब दे वर टू पार्ट. जो लोग एक्सिस को सपोर्ट कर रहे थे दैट इज ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ, एंड दूसरा था एलाइज, जर्मनी जापान के साथ में थी. वेरस इंग्लैंड विच इज वन ऑफ द, उस वक्त में यूके का एक इंपॉर्टेंट, फ्रांस एंड रशिया, ये आपके जो है सुपर पावर से, मतलब ये सिर्फ 3 नहीं थे, इनको सपोर्ट करने के लिए छोटे छोटे कंट्री साथ में थी. सो अलाइज आपका कौन है, आपके बुक में नीचे लिखा हुआ है
Axis power and allies power, and this may come in your 1 marker question. आपका जो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है उसमें आपके आ सकता है allies किसको बोलते हैं and axis किसको बोलते हैं. So the allies was England, France and Russia. But US ने उस वक्त allies को सपोर्ट किया एंड इस वजह से एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी भी था वो डिफीट हो गया. नाउ दिस वाज जर्मनी जब डिफीट हुआ तो मेनी पीपल, मतलब जब एक्सिस पावर डिफीट हुआ तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने सारा ब्लेम जो है वो जर्मनी पे डाला कि जर्मनी की गलती से ही वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो एक्सिस पावर हार गया. दिस वॉज द डिफीट ऑफ द इंपीरियल जर्मनी. अब जर्मनी हार गया. उस वक्त वहां पर एरिस्टोक्रेट्स यानी कि जो रिच पीपल थे दे वर रूलिंग. वहां अब आया एक नया सिस्टम जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. और उन लोगों ने, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट है वैसे जर्मन पार्लियामेंट बनाया जिसका नाम था रिच स्टैग, REICHSTAG, रिक्सटैग. जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? रिक्सटैग. एंड इट वॉज बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि जो भी इंसान जो एज लिमिट है उससे बड़ा होगा, यूनिवर्सल मतलब मेन विमेन दोनों, सबको जो है वोटिंग राइट्स मिलेंगे. एंड ये जो जर्मन पार्लियामेंट ये सारा जो था दे हैड मेट एट द वीमर, और इसीलिए हम इसको वीमर रिपब्लिक बोलते हैं. वीमर रिपब्लिक बोलते हैं. ठीक है. सो एक तरफ जर्मनी का जो हिस्सा था दैट लॉस्ट द वर्ल्ड वॉर, दूसरी तरफ जर्मनी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया. नाउ जब हार गया तो देयर वाज एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं वर्सलीज ट्रेटी ऑफ वर्सलीज. वर्सलीज इज अ प्लेस. और जितने भी आपके एक्सिस पावर एंड जो आपके एलाइड पावर्स थे वो लोग वर्सलीज में मिले और उन्होंने जो है एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अकॉर्डिंग जो जर्मनी थी दैट वाज द कॉज फॉर द डिफीट ऑफ द वॉर. नाउ बिकॉज जर्मनी की वजह से ही हुई थी, इसलिए जर्मनी का जो पॉपुलेशन था उसका कुछ हिस्सा फ्रांस को चला गया. उनके जो इम्पोर्टेंट कोल माइंस वगैरह थे वो भी फ्रांस को चले गए. फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क को, लिथुनिया को, इनको चले गए. एंड अलाइड पावर्स ने जो है जर्मनी का मिलिट्री भी हटा दिया. द वॉर गिल्ट, मतलब उनका कहने का मतलब था कि द वॉर वॉज, मतलब वॉर में जर्मनी की वजह से हार हुआ है, इसी वजह से जर्मनी इज रेस्पॉन्सिबल. और इसीलिए द जर्मनी हैज टू पे अ कॉम्पनसेशन ऑफ 6 बिलियन पाउंड. सोचो उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 में. एंड उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है राइन लाइन, अभी भी है वहां पर बहुत सुंदर सा. यू हैव द वाटरफॉल्स, मतलब उसका आधा हिस्सा फ्रांस में, आधा हिस्सा जर्मनी में है. दैट वाज आल्सो ऑक्युपाइड. नाउ ये वॉर किसने किया था? वॉर तो पहले हुआ था, इंपीरियल्स ने किया था, लेकिन जो ट्रेटी साइन हुई थी ये साइन हुई थी वीमर रिपब्लिक के थ्रू, क्योंकि उस वक्त वीमर रिपब्लिक आ गया था. सो नाउ एवरीवन जो भी जर्मनी में रहता था वो लोग जो है वीमर रिपब्लिक को इस ट्रेटी का भी रीजन मानने लगे. उन्होंने कहा बिना मतलब के दे हैव साइन द ट्रेटी.
उनको ये ट्रेटी साइन नहीं करना चाहिए था, जबकि वीमर रिपब्लिक की कोई गलती नहीं थी, बट देवर। एंड जो लोग भी वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, दे वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। हम एक एक करके पढ़ेंगे सब कुछ। मतलब जो भी वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते, दे वर कॉल्ड एज द नवंबर क्रिमिनल्स। नाउ व्हाट, अब वीमर रिपब्लिक क्या कर सकता है? उनकी तो कोई गलती नहीं थी, बट डेफिनेटली जिस पहले गवर्नमेंट ने जो गलती की है उसका सारा सजा इनको मिल रहा था। नाउ द सोल्जर्स, इवन दो सोल्जर्स की कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन द सोल्जर्स वर ग्लोरीफाइड। ग्लोरीफाइड मतलब मीडिया कहती थी सोल्जर्स कितने महान हैं, दे हैव बीन, दे आर द नेशनल ऑनर। बट रियलिटी ये थी कि बेचारे ये जो सोल्जर्स थे, दे वर लिविंग इन पुअर कंडीशंस। उनको तो खाने पीने की भी चीजें नहीं मिल रही थी। दैट वॉज द पोजिशन। लेकिन गवर्नमेंट जो है अपने आप को बचाने के लिए, दे वर ग्लोरीफाइंग द सोल्जर्स। नाउ एक तरफ द पीपल वर अगेंस्ट वीमर रिपब्लिक, दूसरी तरफ इन द यूरोप, जैसे रशिया में बॉल्शेविक था, वैसे यहां पर स्पार्टासिस्ट लीग स्टार्ट हो रहा था। एवरीवन वांटेड कि जैसा रशिया में गवर्नमेंट है वैसा यहां पर होना चाहिए। एंड लेटर ऑन देयर वाज वन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉप्स, उसको भी खत्म कर दिया। एंड द स्पार्टासिस्ट फाउंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। ये वो था जिसने रूल किया था जर्मनी को। लेकिन उस वक्त में, क्योंकि वॉर में उनको 6 बिलियन पाउंड्स देने थे, एंड उनके सारे इंपॉर्टेंट एरियाज, उनके आयरन फील्ड, उनके कोल फील्ड सब फ्रांस ने ले लिया था। अब वो पैसा कहां से देंगे? When Germany refused to pay in 1923, तो उनका एक मेन एरिया था रूहर, वो पूरा एरिया जो है फ्रांस ने ऑक्युपाई कर लिया। अब जर्मनी के पास पैसे नहीं थे। यहां आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। नॉर्मली हम अपने कंट्री में कैसे करेंसी को छापते हैं? हाउ डू वी प्रिंट द करेंसी? जैसे इंडिया का करेंसी है रुपी एंड वी हैव द कॉइन्स, सो हाउ मेनी करेंसी शुड बी प्रिंट? दिस इज अकॉर्डिंग टू द गोल्ड रिजर्व a country has. एक कंट्री में वर्ल्ड बैंक जो है वो गोल्ड रिजर्व को देखती है, एंड उसके अकॉर्डिंग अ कंट्री हैज टू, उसके बराबर उसको जो है इट कैन प्रिंट द करेंसीज। उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती है, नहीं तो करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि यूएस डॉलर आपका 80 रुपीज है, तो इंडिया की वैल्यू, मतलब यूएस का 1 रुपया इंडिया का 80 रुपीज होता है। आई थिंक नाउ इट इज 70, क्योंकि यूएस अभी थोड़ा डॉलर थोड़ा कम चल रहा है। तो वी हमारे जो करेंसी रेट्स होते हैं वो इस तरीके से होता है कि हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व है, आप उससे ज्यादा प्रिंट नहीं कर सकते हो। लेकिन जर्मनी ने क्या किया, उसने कहा ठीक है आपको पैसा चाहिए ना, दे रेकलेसली उन्होंने पेपर करेंसीज प्रिंट कर दिए। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी जो जर्मनी का जो करेंसी था ना, उसका रेट बहुत कम हो गया। आपके बुक में एक फोटो भी बनी हुई है। एक लोफ ऑफ ब्रेड, मतलब एक पैकेट ऑफ ब्रेड खरीदने के लिए लोग पूरा रेडी भरकर पैसा लेकर जाते थे। द पीपल हैड टू टेक अ कार्ट ऑफ मनी, उनको पूरा बोरा भरकर ले जाना पड़ता था जस्ट टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। यानी कि उसकी कीमत इतनी कम हो गई, इतना ज्यादा जर्मनी जो है इट बिकेम पॉपर।
मतलब जर्मनी की जो हालत थी, जो इकोनॉमिक कंडीशन था, दैट बिकेम वेरी वेरी पुअर। उस वक्त यूएस आया, हालांकि यूएस वाज ऑन द अलाइड साइड, वर्ल्ड वॉर में अलाइड साइड में था, जर्मनी के खिलाफ था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यूरोप इज इन ट्रबल, तो अमेरिका ने मार्शल प्लान के, डॉस प्लान के अंडर, DAWES, डॉस प्लान के अंडर जर्मनी को लोन देने का वादा किया। दे सेड दैट दे वुड गिव द लोन, जिससे कि जर्मनी अपना जो वो गिल्ट क्लॉज है जिसमें उनको 6 बिलियन देना था, वो धीरे धीरे करके देंगे। एंड दिस वे अमेरिका केम टू हेल्प जर्मनी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, दैट जर्मनी जो है वर्ल्ड वॉर 1 में हार गया। उस वक्त में इंपीरियल यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स, जो रिच पीपल थे, वो रूल करते थे। बाद में वहां रिपब्लिक आया, डेमोक्रेसी आया, लेकिन जर्मनी के हारने का सारा गिल्ट जो है उनको लेना पड़ा। दे हैड टू पे अ कॉम्पनसेशन ऑफ 6 बिलियन, जिसके लिए देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। अब दिस वाज नॉट द पीरियड ओनली इन यूरोप और जर्मनी, द एंटायर वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, एवरी कंट्री वाज अंडरगोइंग इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब पैसों की वैल्यू कम हो गई, इंडस्ट्रीज का आउटपुट कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पे हो गया। एंड अमेरिका का जो वॉल स्ट्रीट था, वॉल स्ट्रीट का मतलब होता है वहां का स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज ये क्वेश्चन एक बार आया था पेपर में, व्हाट इज वॉल स्ट्रीट क्रैश, और बच्चे ने कहा जब हम जाके सीधा वॉल पर जाकर जो है क्रैश हो जाते हैं। तो प्लीज ऐसा कुछ मत लिखना। वॉल स्ट्रीट इज द नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएस, एंड यूएस का जो स्टॉक एक्सचेंज था वो एकदम डाउन हो गया। जितने भी आपके शेयर मार्केट के प्राइस थे वो एकदम नीचे आ गए, लोग डर के मारे अपने शेयर्स को बेचने लगे। मेनी कंपनीज, मेनी बैंक्स वर क्लोज डाउन, और जो अमेरिका जर्मनी को हेल्प कर रहा था वो खुद मुसीबत में आ गया। द अमेरिका विच वॉज हेल्पिंग यूरोप, वो खुद मुसीबत में आ गया। एंड दैट इज वाई जर्मनी और मुसीबत में आ गया, बिकॉज नाउ देयर वॉज नो बडी टू हेल्प। अब हुआ क्या, ये आपका जो मैंने जो नेक्स्ट लिखा है फ्रेजाइल रिपब्लिक, ये आपका 3 मार्कर का क्वेश्चन है, एंड वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ वीमर रिपब्लिक। What were the causes of failure of Weimar Republic, मतलब कि वीमर रिपब्लिक क्यों कमजोर माना जाता है। फ्रेजाइल मतलब वीक, कमजोर। प्रॉब्लम क्या थी, it was politically fragile as well as its constitution had some inherent defects and hence Weimar Republic was prone to be unstable। मतलब जो रिपब्लिक उन्होंने बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था ना, उसमें that was not strong। क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग था, the provision of proportional representation means majority by single party was impossible। उसमें क्या था, अब बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, लेट अस फर्स्ट कम टू इंडिया। इंडिया में 543 सीट्स हैं इन द पार्लियामेंट, ठीक है, इंडिया में 543 सीट्स हैं इन द पार्लियामेंट। एंड टू रूल द गवर्नमेंट, आपको अगर गवर्नमेंट को रूल करना है तो आपका इसको 2/3, आपको इसका 2/3 जो है यू शुड बी गेटिंग, यानी कि 360 सीट्स आपको जीतना पड़ेगा। लेकिन उन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को जितने सीट्स मिले हैं वो उस एरिया का रूलर हो जाता है। तो वहां पे एक तरफ से कोएलिशन होता है। अब मान लो कि
ए पॉलिटिकल पार्टी को 70 सीट्स मिल गए, तो वो 70 सीट्स के लिए दे आर, तो कोई भी जो है दे कैन नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट प्रॉपरली। सेकेंडली, जो वहां का प्रेसिडेंट था, ही गॉट द इनॉर्मस पावर टू इम्पोज इमरजेंसी। उसका जब मन करता था वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था। इंडिया के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए यू नीड टू गो थ्रू मेनी रूल्स। एक बार हमारे इंडिया में 1974 में ये रूल ब्रेक हुआ था, एंड इंडिया विटनेस द वर्स्ट इमरजेंसी इन द वर्ल्ड। एक ही बार हुआ था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, बट दैट वाज द वर्स्ट पीरियड द पीपल हैड सीन। बाकी हमारे यहाँ पर कभी भी इमरजेंसी कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। यस, इमरजेंसी के अलग अलग मीनिंग होते हैं, पॉलिटिकल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अभी श्रीलंका में हुआ था, क्योंकि वहां पर भी जो जर्मनी में उस वक्त हुआ था वो अभी यहाँ हो रहा है। सो आर्टिकल 48 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता था कि वो कभी भी वहां पे जो कैबिनेट होता था, यानी कि जो उनका गवर्नमेंट होता था, वो कभी भी मतलब कि इट वुड बी टेकन ऑफ। और इसी वजह से वीमर रिपब्लिक पर किसी का भी भरोसा नहीं था। सो दिस वाज द बैकड्रॉप कि हिटलर कैसे आ गया। मतलब वहां की जो गवर्नमेंट थी वो अनस्टेबल थी, they did not have proper constitution, they were under debt, अमेरिका was also going under depression। तो उस वक्त में क्या हुआ, एक आदमी था, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है हिस्ट्री, मतलब कि हिटलर का, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली दिस स्टोरी। हिटलर was an Austrian, he was not a German। और ऑस्ट्रिया आपका अब तो नहीं है, लेकिन वो जर्मनी के नीचे आता था। जर्मनी, प्रशिया, ऑस्ट्रिया आपका, देन इटाली, इस तरफ आपका स्विट्जरलैंड, देन आपका स्विट्जरलैंड इज कॉमन, देन जर्मनी एंड फ्रांस जो है वो राइन लाइन को कॉमनली शेयर करता है। जैसे आपका नयाग्रा फॉल्स है, उस तरफ आपका कनाडा, इस तरफ आपका अमेरिका। उसी तरीके से आपका जो राइन लाइन है उस तरफ फ्रांस एंड इस तरफ जर्मनी। So he was born in Austria and he was in the army। और आपको पता है उनका आर्मी में क्या काम था? उनका काम था टू पास द मैसेज। मतलब जो आपके तंबू बने होते थे, टेंट बने होते थे, तो जब उनको बोला जाता था जाओ ये मैसेज उस वाले टेंट में दे आओ, उस जनरल को दे आओ, ये उसका काम था। बट ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी वेरी सून ही रोज टू द रैंक्स। मतलब धीरे धीरे वो एक मैसेंजर से ही बिकेम, मतलब मेन सिपाही के उसमें रैंक में आ गया। अब उसने उस वक्त में उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जर्मनी जो है उसके ऊपर इतने सारे गिल्ट डाल दिए हैं, उनकी कोई गलती नहीं थी फिर भी उनको सारे पैसे भरने पड़ रहे। सो उसने एक ग्रुप को ज्वाइन किया था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। बाद में इसी जर्मन वर्कर पार्टी का नाम चेंज होकर बना था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और बाद में इसी पार्टी को बोला गया था नाजी पार्टी, एंड ही वाज द हेड ऑफ द नाजी पार्टी। नाउ जर्मन मतलब कि जो हिटलर था वो बड़ा गुस्से में था, तो उसने क्या किया, मतलब ही वॉज हैविंग दैट, उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास जो थी उसकी बोलने की शक्ति थी एंड द पावर। उसने बर्लिन, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, उसका मतलब वैसे तो फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन उस वक्त में कैपिटल था, वैसे फ्रैंकफर्ट है, राइट नाउ इट इज फ्रैंकफर्ट। उसने जाकर वहां पे पावर, वीमर रिपब्लिक को वहां से हटाकर खुद को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जैसे नेपोलियन ने किया था। बट ही वॉज अरेस्टेड एंड बाद में उसको रिलीज भी कर दिया गया। तब तक वो कुछ नहीं था, उसने एक नाजी पार्टी बना ली थी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी। एंड व्हेन द इलेक्शंस वर देयर, इवन दो वो जीते नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा वोट भी उनको ही मिला था, 37%। राइट नाउ व्हाट हैपेंड, हिटलर वॉज अ वेरी गुड ओरेटर। ओरेटर का मतलब होता है अ पर्सन हु कैन गिव स्पीच, और ऐसी स्पीच
जिसको देखकर पूरी दुनिया पागल हो जाए। और ऐसी स्पीच हमारे यहाँ पर पहले विलियम शेक्सपियर का एक फेमस नॉवल है जूलियस सीजर, उसमें एंटनी ने दिया था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल स्पीच। हिटलर भी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करता था। वो कहता था, ही यूज टू से दैट इफ आई कम टू द पावर, अगर मैं पावर में आया तो मैं जर्मन का जो हम लोगों को लॉस हुआ है, आई वुड रिकवर ऑल द लॉस, आई वुड प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ। एंड वो यूज करता था स्वस्तिका, हम लोग यूज करते हैं ना स्वस्तिक, वो यूज करते हैं, वी यूज दैट स्वस्तिका। वैसे वो लोग थोड़ा उल्टा लिखते हैं, हम लोग ऐसे बनाते हैं, वो उल्टा बनाते हैं। तो ही यूज अ स्वस्तिका, रेड फ्लैग, पैम्फलेट, सबको जहां जहां रैली होती थी वहां सबको वो अट्रैक्ट करता था विद हिज वर्ड्स। ही वॉज प्रोजेक्टेड एज अ मसीहा, कि अगर हिटलर आएगा जर्मनी में तो ही जर्मनी का उद्धार होगा, अदरवाइज जर्मनी विल ड्राउन, जर्मनी डूब जाएगा। और इसी वजह से क्या हुआ, मतलब कि हिटलर को काफी लोगों ने पसंद किया, because he had the power of oration. He was a very good speaker. Now हुआ क्या, वही हुआ, लोगों ने उसको चूज किया एंड ही वॉज गिवन द चांसलरशिप बाय प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं वहां चांसलर बोलते हैं। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है इन दी जर्मनी, इट इज कॉल्ड एज चांसलर। इट वॉज द हाइएस्ट पोजिशन। अब पावर में आ गया हिटलर जी। हिटलर जी जैसे ही पावर में आए, उन्होंने जो है सारे डेमोक्रेटिक रूल खत्म कर दिए, सारे डेमोक्रेटिक रूल खत्म कर दिए। अब जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे, जिस जर्मन पार्लियामेंट में जिस जगह पे, देयर अ मिस्टीरियस फायर ब्रोक आउट, नोबडी नो कि क्या हुआ, और जितने कागज थे सब जल गए। A fire decree was announced on 28 February 33 एंड जितने भी लोगों के राइट्स थे, पहले तो डेमोक्रेसी था, सारे डेमोक्रेटिक राइट्स हटा दिए गए। एंड हिटलर ने कहा ही इज नाउ द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी। उसने खुद को डिक्टेटर बोल दिया, यानी कि वो जो बोलेगा लोगों को उसे ही करना पड़ेगा। अब उसने उस चीज को कैसे किया, सबसे पहले उसने जो है इनेबलिंग एक्ट पास किया। इनेबलिंग एक्ट मतलब ओनली डिक्टेटर हैज अ सॉरी ओनली हिटलर हैज द पावर टू डिक्टेट द पीपल, ओनली नाजी पार्टी कैन रूल, देयर वुड बी नो कंट्रोल बाय द मीडिया, आर्मी और जुडिशरी, सब कुछ हिटलर के कंट्रोल में है। एंड दिस वे dictatorship was established in Germany. अब कैसे डिक्टेटर करेगा वो, उसने स्पेशल सर्वेलेंस फोर्सेस, उसके लिए स्पेशल फोर्सेस, और ये पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेस्टापो, क्योंकि रशिया का नाम है चिका, CHEKA, एंड जर्मनी के सीक्रेट पुलिस का नाम था गेस्टापो। और गेस्टापो क्या करता था, चोरी छुपे नॉर्मल ड्रेस में होता था, इट वुड नॉट बी इन द पुलिस ड्रेस, इट वुड बी मूविंग इन द नॉर्मल ड्रेस। जहां पर भी उसको नाजी के खिलाफ लोग दिखते या पीपल हु वर ज्यूज, ज्यूज का मतलब होता है आपका ज्यूज आपके थे, स्पेशल लोग थे वहां पर जिनको हिटलर बहुत हेट करता था, ही हेटेड ज्यूज। सो द ज्यूज, जहां पर भी उनको लगता कि ज्यूज आर देयर, या जहां पर भी लगता दैट पीपल वर अगेंस्ट द नाजीज, हिटलर के अगेंस्ट है, तो इमीडिएटली
those people would be sent to the concentration camp. उनको जो है concentration camp के अंदर डाल दिया जाता. Now you will be मतलब आप लोग सोचोगे what is this concentration camp? ये concentration camp होता था torture camp. गैस चैम्बर्स, बड़े बड़े गैस के मतलब कि वो चैम्बर मतलब वैसे होते थे, घर से बने होते थे, उसमें पॉइजनस गैस धीरे 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 आता था, लोगों को उसके अंदर डाल दिया जाता था, उनके कपड़े उपड़े सब हटा दिए जाते थे. आपकी बुक में सारी फोटोज हैं. एंड देन दे वुड बी पॉइजनड स्लोली. उनके चारों तरफ जहां पे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप होगा ना, उसके चारों तरफ बिजली के तार लगा दिए जाते थे. एनीवन हु विल ट्राई टू रन अवे उस बिजली के तार के अंदर आके मर जाए. They would be tortured, they would be deported to the concentration camp without any legal procedure. You know, that was the worst period in the Germany history. क्योंकि कोई भी any person who spoke against or the person would be वो लूला है, लंगड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्यूस, अगर कोई लूला होगा, लंगड़ा होगा, उसको भी कॉन्सेंट्रेशन में, अभी हम पढ़ेंगे, उसको वो अलग अलग नाम देता था. एंड इन दिस मैनर जर्मनी अंडरवेंट डिक्टेटरशिप अंडर द रूल ऑफ हिटलर. राइट नाउ एक अच्छी चीज जो है वो मतलब कि किया था उसने, और वो पता क्या था? जर्मनी बिकेम द वर्ल्ड्स गुड इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिटलर. मतलब जो जर्मनी वॉर गिल्ट में अपना सारा पॉपुलेशन, मतलब उनके जो पॉपुलेशन था उसको भी फ्रांस ने ले लिया था. अभी भी अगर आप फ्रांस में जाओगे ना, अभी भी यू विल फाइंड स्पेसिफिक एरिया जहां सिर्फ जर्मनी रहते हैं. आप जर्मनी में जाओगे ना, आपको वहां पर अलग सी जगहें दिखाई देंगी जहां पर आपका जो है लोग जो है ज्यूज है. मतलब वो जो ज्यूज है ना, वो अभी भी नॉर्मल लोगों के साथ नहीं रहते, बट द ज्यूज वर वेरी रिच. मतलब वो वहां के सबसे ज्यादा रिच पीपल में माने जाते थे. लेकिन ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन के दौरान जर्मनी जो है वो बिल्कुल डाउन में आ गया था, पोवर्टी में आ गया था. लेकिन हिटलर ने क्या किया? उसको ऊपर तक लेकर गया. जर्मनी केम टू द एज्म पिनाकल अंडर द रूल ऑफ हिटलर. आज अगर आपके घर के बाहर या आप कभी भी बोलते हो फॉक्सवैगन, हम लोग उसको VOLK वॉक्सवैगन बोलते हैं, लेकिन वो है फॉक्सवैगन. द प्रोनाउंसिएशन इज फॉक्सवैगन. हम लोग बोलते हैं वाह उसके पास फॉक्सवैगन है. तो ये जो कार थे ना, ये इंट्रोड्यूस किया था हिटलर ने. उसका इकोनॉमिस्ट था जामर शाच. उसने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, जगह जगह पर उसने जो है इंडस्ट्रीज के सेट की. ऑटोबान एंड फॉक्सवैगन जो है उनके फैक्ट्रीज लगाई. एंड इन दिस मैनर उसने बहुत जल्दी इकोनॉमी को जो है जीत लिया. ही इवन उस वक्त में वी यूज टू हैव द लीग ऑफ नेशंस, मतलब जितने भी आपके बड़े बड़े नेशंस थे उनका एक ग्रुप होता था, उसने उससे हटा लिया. जो राइनलैंड उनसे छीन लिया गया था उसको ले लिया, ऑस्ट्रिया को जर्मनी का हिस्सा बना दिया. एंड इस तरीके से एक एक करके जो जर्मनी के आसपास का सारा एरिया था वो जर्मनी में वापस आ गया. इंग्लैंड जो जर्मनी को सपोर्ट नहीं करता था फिर भी चुप रहा. नाउ he had taken back all those areas जो वापस चले गए थे. देन आपके रशिया के नीचे आता है एक जगह पोलैंड, और ये सारे आपके मैप के क्वेश्चंस भी हैं. जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, और उसके बाद जब उसने पोलैंड पर किया ना, तो फ्रांस और इंग्लैंड के साथ उसका झगड़ा हो गया, मतलब वॉर हो गया. एंड उसको सपोर्ट किया जर्मनी को इटाली एंड जापान ने. इटाली एंड जापान ने. एंड देयर वाज अ पैक्ट, त्रिपार्टीट पैक्ट. दिस वाज साइंड. नाउ इसके बाद on the entire Europe, Germany was an international power. जर्मनी वॉज अ इंटरनेशनल पावर. हिटलर पूरे यूरोप में छा गया. बट
उसने एक सबसे बड़ा हिस्टोरिक ब्लंडर किया। कहते हैं ना कि हमारा जो पावर होता है वो हमारे सर पर आकर बोलता है। When we are powerful, so we become very proud. उसने वही किया। He did not estimate the Russia's power. रशिया के पावर को उसने एस्टिमेट नहीं किया एंड उसने जाकर सोवियत यूनियन को अटैक करा 1941 में। And this was a historic blunder because that was the starting of the Second World War. And Second World War में जर्मन जो है वो बुरी तरीके से हारा। जिस दिन हमने जो इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा था ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिस दिन अमेरिका ने when America had bombarded Hiroshima and Nagasaki, that was the day when World War II ended. लेकिन उससे एक दिन पहले डर के मारे जर्मनी के जो कंसंट्रेशन कैंप है, जो बंकर्स हैं, अगर आप कभी जर्मनी जाओ तो देखना, यू कैन फाइंड, अभी भी वो बंकर्स हैं, वो वहां छुपा हुआ था एंड ही कमिटेड सुसाइड। दिस इज देयर इन योर बुक ओनली एंड दिस यू हैव टू लर्न कि उसका हुआ क्या। नाउ हुआ क्या था? हिटलर अटैक सोवियत यूनियन। विद दिस स्टेप द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ जर्मनी जो है, मतलब इस तरफ वाला, ऑन द लेफ्ट वाला जो था, वेस्ट वाला, वो ब्रिटेन जो है उसने कब्जा करने की कोशिश की। तो जो ईस्टर्न वाला था यानी कि उस तरफ वाला, उसको सोवियत ने कब्जा करने की कोशिश की। नाउ द सोवियत आर्मीज को सपोर्ट कर रहा था दूसरे कंट्रीज एंड यूएस वॉर में आना नहीं चाहता था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही वो बेचारा बहुत परेशान था। लेकिन जापान ने क्या किया? हिटलर को सपोर्ट करने के लिए, जर्मनी को सपोर्ट करने के लिए यूएस का जो बेस है, बेस का मतलब होता है जहां हर एक कंट्री में वो लोग अपना जो वाटर बेस होता है जहां पर वो अपने पनडुब्बियां, सबमरीन्स वगैरह रखते हैं, पर्ल हार्बर, उसको अटैक कर दिया। यूएस ने गुस्से में, यूएस डिड नॉट वांट टू कम इनटू दिस वॉर, लेकिन जापान बम्बार्डेड द पर्ल हार्बर और उसका रिवेंज लेने के लिए यूएस ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान एंड मई 1945 को वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ हिटलर तो हार गया। He committed suicide in a bunker one day before. जब उसको पता लग गया था कि ऐसा होने वाला, उसने सुसाइड कर लिया था। So this is how Hitler raised to power and he also came down. क्योंकि वो अपने पावर को मिसयूज कर रहा था। उसकी सिर्फ एक अच्छी चीज क्या थी कि उसने इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया था, वर्ल्ड को अच्छे अच्छे, आज भी जर्मनी इज सेड टू बी द पावरफुल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जर्मनी की एक सबसे खासियत आज भी यह है कि अगर आप इंजीनियर हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो, तो यू विल गेट अ जॉब इन जर्मनी। बस जर्मनी की एक ही प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको जर्मनी में जाके पढ़ना है तो आपको वहां का ए लेवल जर्मनी क्रॉस वो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। आपको 6 years लगते हैं उसे सीखने में। नो डाउट आपको फ्रांस जाना तो फ्रेंच सीखना पड़ता है, बट जर्मनी में कुछ है। बट आज भी जर्मनी इज सेड टू बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री फॉर ऑटोमोबाइल्स। जैसे आपका फोर्ड मोटर्स जो है, असेंबली लाइन आपका है, दैट वाज इन यूएस, तो आपका जर्मनी आपका ऑटोबॉन एंड फॉक्सवैगन के लिए। दिस इज हाउ अ स्मॉल मैसेंजर, एक छोटा सा मैसेंजर था ना ये। और आपको पता है हिटलर के दिमाग में ये बातें क्यों थी? हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना, पढ़ेंगे, उसने अपने फादर को देखा था कि वर्ल्ड वॉर में हम डिफीट, मतलब कि उसने देखा था अपने फादर को दुखी होते हुए। एंड मेनी पीपल जिन्होंने हिटलर का वॉर देखा था ना, दे हैड ऑल्सो कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि वंस द वर्ल्ड वॉर इज एंडेड, तो जिन लोगों ने नाजीज ने ज्यूस या दूसरे लोगों पर ब्रुटैलिटी किया था, दे विल रिवेंज। दैट इज हाउ
नाजीज का जो एक डर था द वर्ल्ड में था. नाउ लेट अस कम, नाजीज ने क्या क्या किया. द नाजी डिड नॉट बिलीव इन इक्वालिटी अमंग पीपल. उनका मानना था कि जो जर्मन के आर्यंस हैं, यानी कि जो जर्मन में शुरू से, अभी नहीं, जब वर्ल्ड शुरू हुआ था, दे शुड बी ऑन द टॉप. और उनका मानना था जो सबसे गोरे लोग होते हैं, द वन हु आर हैविंग फेयर कलर्स, दे शुड बी आउट द टॉप. और जो फिर ज्यूज होते हैं, क्योंकि ज्यूज के लिए ये माना जाता है कि दे वर द रीजन फॉर क्राइस्ट डेथ. जीसस क्राइस्ट की डेथ ज्यूज की वजह से हुई थी. इसीलिए ज्यूज जो हैं, जूइश ज्यूज जो होते हैं, दे आर हेटेड बाय द क्रिश्चियंस. तो ज्यूज सबसे नीचे होते थे एंड बाकी जो थोड़े बहुत कलर्स में होते थे वो लोग बीच में होते थे, सबसे ऊपर सबसे गोरा. और हिटलर का मानना था डार्विन एंड स्पेंसर्स थियोरी. मतलब डार्विन एंड स्पेंसर्स यू विल बी रीडिंग इन 10th स्टैंडर्ड इन योर बायोलॉजी. दिस चैप्टर इज इन योर बायोलॉजी, दैट व्हाट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. मतलब नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचुरली जो चीजें जिंदा रह सकती हैं उन्हें ही हमें रखना चाहिए, बाकी चीजों को हमें खत्म कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए. और हिटलर जी कहते थे कि ये साइंस की थ्योरी शुड बी यूज्ड ऑन ह्यूमंस. जो लोग हमारे काम के नहीं हैं, जैसे लूले हैं, लंगड़े हैं, अंधे हैं, इन सबको मार देना चाहिए. एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब होता है ओनली दोज पीपल कैन सर्वाइव जो फिट होते हैं. देयर इज वेरी ब्यूटिफुल, आपके 10th स्टैंडर्ड में है, बायो में चैप्टर है, सेकंड या थर्ड चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे ही पढ़ते हैं चैप्टर. उसमें एक वो है कि जो एंट होता है, जब एलिफेंट होता है, वो कौन से को यू मतलब कि किल कर देता है, यानी कि जो सबसे फिट होता है दैट पर्सन कैन बी अलाइव. और उसका मानना था कि जर्मनी में भी जो सबसे फिट है उन्हीं को जिंदा रहने का हक है, बाकी लोगों को मर जाना चाहिए. And that is why he wanted a pure race. Pure race मतलब only the Germany. There should be no non-Germany in German. अब उसने कैसे एस्टैब्लिश किया? उसने कहा जो लोग, मतलब जो लोग अनडिजायरेबल है, अनडिजायरेबल मतलब लूले हैं, लंगड़े हैं, उनको वो यूथेनेशिया प्रोग्राम, यानी कि जबरदस्ती उनको मर्सी किलिंग, उनको मार दिया जाता. उनमें होते थे द ज्यूज, द रशियंस, द पोल्स. पोल्स मतलब पोलैंड के लोग, पॉलिश. देन इन लोगों को जो है पोलैंड में स्लेव लेबर्स की तरह रखा जाता. वहां इनको कोई खाना नहीं देते, कोई पानी नहीं देते, और लोग मर जाते. मैंने आपको बताया दैट क्रिश्चियंस हैड द हेट्रेड फॉर द ज्यूज. एंड ज्यूज जो है वो ना ही लैंड खरीद सकते थे, ना ही वो कुछ और काम कर सकते थे. द ज्यूज वर कंपल्ड टू लीव द कंट्री, चाहे किसी भी तरीके से. और अगर वो पकड़े जाते तो दे वुड बी सेंट टू द गैस चैम्बर्स और कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स. हमारे 10th में भी एक चैप्टर है, एंड देयर इज वन वेरी ब्यूटिफुल नॉवल कॉल्ड द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. आप उसमें पढ़ सकते हो हाउ दे यूज्ड टू हाइड रेशियल यूथोपिया. मतलब जर्मन के बाद पोलैंड में जो है, पोलैंड का जो हिस्सा था वो जर्मनी को दे दिया, और पोलैंड को जो पॉलिश जो लोग थे उनको जबरदस्ती वहां से भगाया गया. जहां पोल्स रहते थे ना, उस जगह का नाम था जनरल गवर्नमेंट, एंड दे वुड बी किल्ड. और वो अलग अलग नाम देता था, वो ये नहीं बोलता था आई एम मर्डरिंग, वो ये नहीं बोलता था, वो नाम देता था. मतलब कि फॉर द हैंडीकैप ही गेव डिफरेंट नेम, फाइनल सोल्यूशन, यूथनेशिया, ऐसे नाम देता था. वो कहता था मैं तो इनको इनकी परेशानियों से मुक्त कर रहा हूं. एंड इसमें कोई बच्चों को भी वो नहीं छोड़ता था. नाउ उसने लड़के, लड़कियों, औरतों के लिए अलग अलग रूल्स बना दिए. ये आपके पेपर का यूथ इन नाजी जर्मनी एंड नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड जो है, शॉर्ट क्वेश्चन है.
Nazi cult of motherhood is a short question in all the schools. यूथ के लिए उसने क्या प्रोग्राम बनाया? उसने कहा दैट जो यूथ है, यानी कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल को सबसे पहले तो सारे ज्यूस को उसमें से हटा दिया, स्कूल को क्लीन किया गया, सैनिटाइज किया गया। जो भी टीचर्स ज्यूस थे या फिर उनको लगता था कि दे आर नॉट पॉलिटिकली अंडर, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। पूरा का पूरा करिकुलम चेंज कर दिया गया एंड दे सेड दैट ओनली हिटलर कैन चेंज द हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। चिल्ड्रन को सिखाया जाता था कि आपको हिटलर की पूजा करनी है, यू शुड वर्शिप हिटलर। You should worship, he is God, and you should hate the Jews. और उसका मानना था जो बॉयज हैं दे आर मैस्कुलिन, उनको बॉक्सिंग करनी चाहिए। जब वो 10 साल के होते हैं तो दे शुड एंटर इनटू जंग फॉक, मतलब कॉमन स्कूल। उसके बाद जब वो 14 साल के हो जाते हैं उनको जबरदस्ती हिटलर यूथ यानी कि मिलिट्री में ज्वाइन करना पड़ता था। दे हैड टू वर्क एज अ लेबर सर्विस, अभी भी है कुछ कंट्रीज में है, like in Korea it is very important that every youth has to join the military service for 2 years. Then they have to enter into one of the Nazi organization and they have to work there. This was a program he had made. उनका मानना था बॉयज शुड बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेंथ, और इसलिए बॉक्सिंग जबरदस्ती सिखाई जाती थी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। when a boy is 10 years he has to join junk फॉक, जहां उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। 14 years में हिटलर यूथ को ज्वाइन करना पड़ता था, फिर उनको नाजी की आइडियोलॉजी क्या क्या करना चाहिए, किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो सिखाया जाता था। देन दे वुड एंटर इनटू द लेबर सर्विस, जहां वो लेबर्स की तरह काम करते थे। देन आर्म्ड फोर्सेस में उनको काम करना पड़ता। दैट इज हाउ। नाउ फॉर द गर्ल्स उसका कुछ अलग ही प्रिंसिपल था। उसका मानना था कि द गर्ल्स जो है दे शुड नॉट मैरी नॉन जर्मन्स, उनको जो है एक अच्छी मदर बनना है एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं। वाई? अगर जर्मनी में ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज्यादा यूथ होंगे, ज्यादा यूथ होंगे तो ज्यादा काम होगा और ज्यादा इकोनॉमी होगी। एंड अगर इफ किसी ने जर्मनी में जबरदस्ती किसी और से शादी कर ली, नॉन जर्मन से, ज्यू से, उन्हें पब्लिक में उनको जो है ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनकी बेइज्जती की जाती थी। एंड जो लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते थे उनको क्रॉस, जो आपका जीसस क्राइस्ट का क्रॉस होता है वो देते थे। मतलब अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आपको ब्रॉन्ज का मिलेगा, सिल्वर मिलेगा अगर आपके 6 बच्चे हैं, और 8 से ज्यादा है तो गोल्ड, इस तरीके से। एंड they were the Aryan women were given special treatments in the shop, theater and railways. लेकिन जो भी इस चीज को खिलाफ जाता था, किसी और से शादी करता था, उनको पब्लिकली पनिश किया जाता था। दिस वॉज फॉर द विमेन। नाउ हाउ कैसे करा था ये सब चीजें? मैंने आपको बताया कि वो ये नहीं बोलता था कि वो मर्डर कर रहा है, वो कहता था स्पेशल ट्रीटमेंट, बेचारे ये लोग लूले लंगड़े, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट। फाइनल सोल्यूशन यूथनेशिया, इलेक्शन, डिसइंफेक्शन, हम सबको साफ कर रहे हैं। और लोगों को लगता था कि भाई वो तो अच्छा काम कर रहा है, यहां से गंदगी हटा रहा है। दे यूज कैची स्लोगन्स, रेडियो में पोस्टर्स, फोटोग्राफी, मूवी, कई चीजें ऐसी की जाती। ज्यूज को दिखाया जाता था कि वो बहुत ही बेकार लोग हैं। इसी वजह से what happened, many people started looking Jews as very low. Everyone started hating the Jews. उनको लगा आने वाले टाइम में जर्मनी is going to prosperous.
कुछ लोग थे जो समझते थे कि दिस इज रॉन्ग। आपको पता है गैस चैम्बर कितना डरावना होता है। एंड दे विल नॉट लीव द चाइल्ड, दे विल नॉट लीव द इन्फेंट, मतलब 2 साल का बच्चा हो या 15 साल का बच्चा हो, अगर वो ज्यूज है या फिर वो हिटलर के अगेंस्ट है तो उसको जो है चैम्बर में डाल दिया जाता था। वो मतलब कि जो पॉइजनस गैस है वो रख दिया जाता। और आपको पता है उनकी जो शरीर था ना वो धीरे 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 सड़ जाता था। इट विल बी रॉटन। देयर वर मेनी पीपल हु हैव विटनेस्ड। एंड अभी रिसेंटली जस्ट 4-5 years बैक जो लास्ट एक आदमी था जिसने हिटलर को सपोर्ट किया था, उसने पब्लिकली ही आस्क फॉर अपॉलजी दैट उसने ऐसा किया था। इट वॉज रियली अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड। लोगों को ऐसे छोरी छुपे रहना पड़ता था। दे कैन नॉट, दे कुड नॉट लिव इन देयर ओन हाउस, दे कैन नॉट गो टू द डॉक्टर्स इफ दे वर इल, दे कुड नॉट गो आउट। ज्यूज जो थे दे हैड टू वियर दिस येलो स्टार लगाना पड़ता था यहाँ पर। एंड 8 बजे के बाद दे कुड नॉट गो आउट। एंड हिटलर का फरमान होता था आज इस फैमिली को पकड़ो और उठा के ले आओ, इसको डाल दो। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो जो लोग जर्मन मतलब कि सपोर्ट भी करना चाहते थे ना ऐसे लोगों को, वो भी बेचारे अपने डेथ के लिए डर कर दे नेवर गेव द सपोर्ट। बट when Hitler was defeated in the Second World War, when Hitler was defeated, और आपको पता है सोशल मतलब आपका जो न्यूज़पेपर है, रेडियो है, इन सबको सेंसर कर रखा था। सेंसर मतलब the newspaper, radio cannot print or say anything against the government, not even इतना सा भी। इसीलिए बाकी दुनिया को नहीं पता था जर्मनी के अंदर क्या हो रहा है। एंड उसने अपने आप को लीग ऑफ नेशन से भी पुल कर दिया था, तो यहाँ की बातें दूसरी जगह जाती ही नहीं थी। So nobody knew what happened actually. What was the horror that was suffered by the Jews and other undesirables? ये जो Jews होते थे या फिर जो भी अनडिजायरेबल होते थे, दे यूज टू राइट इन देयर डायरीज, नोटबुक्स। मैंने भी आपको एक नाम बताया था, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। दैट इज डेट वाइज है वो। इट इज फ्रॉम 42 to 43, जब तक एने फ्रैंक की डेथ नहीं हुई थी तब तक उसने लिखा है। तो दे यूज टू राइट इट। एंड जिस दिन जर्मनी हार गया उस दिन क्या हुआ, जो बाकी लोग बच गए नाजीज में, उन लोगों ने इस डर से दैट वो लोग पकड़े जाएंगे, दे ट्राई टू फायर, मतलब सारी चीजों को आग लगाने की कोशिश की थी। बट स्टिल दे डिस्ट्रीब्यूटेड पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरी टू डिस्ट्रॉय ऑल द एविडेंसेस। बट स्टिल जो लोग कहीं छुपे हुए थे उन लोगों की डायरीज, बाद में न्यूज़पेपर्स के रिपोर्ट्स के थ्रू हमें इस होलोकॉस्ट, आपके पेपर का क्वेश्चन है HOLOCAUST, होलोकॉस्ट के बारे में पता लगा। that what was the sufferings that they had done. आर्यंस वर द बेटा, आर्यंस वहां के जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया भी आर्यन जो है, वी आर वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ आर्यंस। तो जो नॉर्डिक आर्यंस थे, आर्यन नॉर्डिक मतलब जर्मन के जो ओरिजिनल जो वहीं सेटल हुए थे, दे वर कॉल्ड एज नॉर्डिक आर्यंस। इंडिया का भी हमारा जो सिविलाइजेशन है दैट स्टार्ट्स विद आर्यन सिविलाइजेशन, मेनी पीपल हु हैड कम फ्रॉम दोज कंट्रीज और यहाँ सेटल हुए थे, तो हम लोग उनको आर्यंस बोलते हैं। लेकिन वहां पर नॉर्डिक आर्यंस बोला जाता था। आर्यन इज द कम्युनिटी दैट एक्चुअली बिलोंग टू जर्मनी, क्योंकि हर कंट्री में लोग कहीं ना कहीं से आ जाते हैं। दे वर द वन हु वर एक्चुअली जर्मन्स, so they were called as आर्यंस। तो ये जो होलोकॉस्ट था, होलोकॉस्ट का मतलब होता है ये जो एट्रोसिटीज थी, एट्रोसिटीज मतलब ये जो एक्सप्लॉयटेशन था, ये लोगों को कब पता लगा था, जिस दिन आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। उसके बाद जैसे एने फ्रैंक जो है, शी वॉज, उसकी जो मम्मी और सिस्टर थी मार्गरेट एंड उसकी जो मदर थी, उनकी तो पहले ही कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डेथ हो गई थी। बट इट इज सेड अभी भी मतलब कि देयर इज सम वो है, चल रहा, कंट्रोवर्सी चल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि एने फ्रैंक फरवरी में मरी थी, कुछ लोगों का कहना है कि वो जून में मरी थी। तो उसकी जो डायरी थी उसके फादर को मिली थी, तो उसके फादर ने, दैट वाज रिटन इन जर्मनी, डच में लिखा हुआ था, उन्होंने उसको एज अ
नॉवल प्रिंट करवाया था, एंड नाउ इट इज प्रिंटेड इन मेनी लैंग्वेजेस। और ऐसे ही डायरीज, ऐसे ही बुक्स, ऐसे ही लोग जो बाकी बच गए थे, जो लोग मतलब जब बच गए थे, उन्होंने अपनी जब बताया कि कैसे कैसे दे हैड टू सफर, उसके बाद वर्ल्ड को पता लगा था दैट हाउ ड्यूरिंग द regime of Hitler the Germany had to face the hardships. No doubt economically it was on the zenith. zenith का मतलब होता है टॉप। इकोनॉमिकली आज अगर हम कहते हैं जर्मनी इज वन ऑफ द बेस्ट, जिसके पास, जर्मनी को माना जाता है सबसे ज्यादा अच्छे वेपन्स होते हैं उनके पास, दे आर द बेस्ट फॉर द ऑटोमोबाइल्स। तो अगर आज जर्मनी वहां पर है तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिटलर। उसने वो सारे एरियाज, रूहर, राइनलैंड, रूहर वो था जहां उनका कोल का पूरा खान था, दैट वाज कैप्चर्ड बाय फ्रांस बिकॉज जर्मनी ने वॉर गिल्ट का कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया था। लेकिन बाद में हिटलर ने वो सारी जगहें, वो सारे पॉपुलेशन जिसको फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, सब वापस ले लिया था। if you see the Google, or if you look, or if you scroll down to the YouTube, you can see the Rhineland. Rhineland बहुत सुंदर है। It's a मतलब कि वहाँ पर जो है there is a मतलब कि waterfall भी है। It's very beautiful. So that the half मतलब पहले वो सारा जो था that was under France, वो सारे एरियाज को भी ले लिया था। उसने काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट स्कीम किया था। हिज स्कीम फॉर एम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी गुड, बट जो उसने नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, यानी कि विमेन पर जबरदस्ती करना, देन यूथ को भी जबरदस्ती दे हैड टू जॉइन द जंग फॉक, then they have to join the youth organization, they had to serve in the military, labor organization, ऐसे उसने जोर जबरदस्ती किया था। and he also believed in the theory of Darwin and Spencer। ये सब आपके एक एक या तीन तीन मार्क्स के पेपर में आता है। डार्विन और स्पेंसर का थियोरी आपका, दैट इज द वन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब उसका कहना था कि जो लोग बिल्कुल सही सलामत हैं, जो प्योर जर्मन्स हैं, नॉर्डिक आर्यंस हैं, ओनली दे हैव द राइट टू लिव इन जर्मनी, द रेस्ट शुड बी किल्ड। लेकिन वो किलिंग को किल या मर्डर नहीं बोलता था, ही वुड बी कॉलिंग इट विद द डिफरेंट नेम्स, लाइक ही वुड बी कॉलिंग इट एज यूथनेशिया, फाइनल सोल्यूशन, डिसइंफेक्शन, मतलब मैं जो हूँ मैं मतलब सैनिटाइज कर रहा हूँ। शुरू में सबको लगा था कि भाई जूस की वजह से ही सब कुछ हुआ है। एज आई सेड, द पीपल हैड दिस फीलिंग दैट क्राइस्ट को जो क्रिस्टिफाई किया गया था, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी क्राइस्ट के बारे में पढ़ा हो, तो क्रूसिफिकेशन करते हैं हम लोग, गुड फ्राइडे मनाते हैं, मीन्स द क्रिश्चियंस जे सेलिब्रेट द गुड फ्राइडे। उसके अंदर कहा जाता है कि ऑन फ्राइडे देयर वाज अ लास्ट सपर। लास्ट सपर मतलब आखिरी डिनर, एंड क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। वो हम लोग बनाते हैं ना, वो ऐसा टांगा हुआ सा बनाते हैं, दैट्स क्रूसिफिकेशन। तो वो ज्यूज जो थे दे वर रिस्पॉन्सिबल, सो इसीलिए दे हैड सम हेट्रेड, लेकिन उस हेट्रेड को उसने बढ़ावा दिया था। एंड उसकी सबसे अच्छा जो स्किल था दैट वाज हिज ओरेटरी स्किल, जिससे उसने जो है लोगों को अपनी तरफ किया था। He used the slogans, he used the posters, the swastika, the red flag, but ultimately he had committed a blunder by attacking Russia, by underestimating the power of Russia. This also led to the Second World War. This also led to the explosion of Pearl Harbor at US and bombarding of Hiroshima and Nagasaki. So that is the chapter Rise of Nazism and Hitler, right? Fire decree, which is important, इसका डेट आपको याद रखना पड़ेगा। Then you have to remember what is enabling act, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, what is enabling act। फायर डिक्री आपका डेट आता है 28 फरवरी, और enabling act is the act that gave power to Hitler as dictatorship and also dismantling the democracy।
देन उसने जो है रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी में क्या क्या किया था, तो उसके इकोनॉमिस्ट का नाम आ जाता है यहाँ पर। एंड देन वो जो दो गाड़ियां मैंने आपको बताया था, ऑटोबान एंड फॉक्सवैगन, जो है वो यहाँ पे आ जाता है। इसमें यही आता है दैट व्हाट मतलब कि हु वाज द इकोनॉमिस्ट, हाजिर शाचमत, एंड जो उसने दो ऑटोमोबाइल्स को जो मतलब कि इंट्रोड्यूस किया था वो आता है। दीज आर ऑल 1 1 मार्क और 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चन में आता है। इसमें आपके आता है कि वाई वॉज दी वीमर रिपब्लिक कॉल्ड फ्रेजाइल, ये आपके आता है डिफेक्ट्स इन वीमर रिपब्लिक, ये आपका 3 मार्कर क्वेश्चन आ जाता है। देन आपका आता है हाउ डिड ही एस्टैब्लिश हिज डिक्टेटरशिप, तो इसके अंदर आपका आता है ओवरव्यू कि उसने क्या क्या किया, ओवरव्यू मतलब ऊपर से। देन उसके ओरेटरी पावर्स, उसका जो बोलने का जो पावर था वो, ओरेटरी पावर्स ऑफ हिटलर वो। देन आपके आता है यूथ को उसने कैसे मोल्ड किया, ये इंपॉर्टेंट है आपका। देन नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, ये अगर आप देखोगे ना नाजी कल्ट, ये आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब हाउ डिड ही ट्राई टू ग्लोरीफाई द मदर्स, वैसे तो वो कहता था वो मदर्स की बड़ी इज्जत करता है, बट ही हैड ग्लोरीफाइड, तो उसने कैसे किया था। द क्रॉसेस वाला जो था, मतलब जिसमें उसने वुमेन को क्रॉस दिया था, एंड दोज हु आर नॉन आर्यंस उनको मार दिया जाता था। देन व्हाट वर द वर्ड्स विच ही यूज्ड फॉर किलिंग, अनडिजायरेबल, यूथनेशिया, फाइनल सोल्यूशन वो। एंड देन हॉलोकॉस्ट, what was the historic blunder committed by him, that is आपका attack of Soviet Union which led US to join the world war. जापान had bombarded Pearl Harbor, उसको रिवेंज करने के लिए उन्होंने हिरोशिमा नागासाकी पे डाला था, and it resulted in the end of world war but also the defeat of Hitler. What had happened to him? He committed suicide. So this is the entire chapter. इस ओवरव्यू के अंदर ही आपका वो साइंस थ्योरी भी आ जाता है, जो डार्विन एंड स्पेंसर्स की जो थ्योरी है वो सारा आ जाता है। सो इफ यू हैव मतलब कि अगर आप इस चैप्टर को लेते हो तो दिस इज आपका आ जाता है 1 या 3 मार्क्स में आएगा, व्हाट इज एलाइड पावर, व्हाट इज एक्सिस पावर। देन ये आपका डिफेक्ट्स आपका आ जाता है वीमर रिपब्लिक वाला 3 में, व्हाट वाज द ट्रेटी ऑफ, जो गिल्ट ट्रेटी था। देन इनेबलिंग एक्ट आपका 1 मार्कर में आ जाता है। देन हाउ डिड ही ट्राई टू रिवाइव, ये कभी कभी आता है। देन हाउ कैन यू से ही हैज अ गुड ओरेटरी पावर, ये भी कभी कभी आया है। नाजी कल्ट एंड यूथ हमेशा आता है। होलोकास्ट आपका अगेन इट इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ द चैप्टर गोज ऑन। So that is the entire chapter what we call as the rise of Hitler, that is Nazism and rise of Hitler.